नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। साल 2021 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव देश शायद ही कभी भूल पाए। वजह पूरी तरह साफ है। भारी संक्रमण काल के बीच में चुनाव की चुनौती न केवल चुनाव आयोग के लिए बल्कि 5 राज्यों के लिए एक बड़ी मुश्किल भरी घड़ी रही है। लेकिन अब बारी नतीजों की है। 8 चरणों में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अंतिम चरण के पूरा होते ही अब नतीजों को लेकर विभिन्न सर्वे अपने अपने अनुमान पेश कर रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार लौटेगी या कमल खिलेगा? असम में कांग्रेस कब्जा करेगी या भाजपा जीत का परचम लहराने वाली? केरल में चुनावी चुनौती में कौन सिकंदर साबित होगा? दक्षिण के राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी में किस तरह के हालात बनेंगे? कौन वहां सरकार बनाएगा? इन तमाम चीजों को लेकर सर्वे अपनी अपनी तस्वीरें दिखाना शुरू कर चुके हैं। इन सभी राज्यों को लेकर 5 राज्यों के चुनाव के बाद विभिन्न सर्वे क्या कहते हैं, और अगर आप इनसे कोई तस्वीर बनाना चाहें, कोई अनुमान लगाना चाहें, तो महासर्वे IBC 24 आपके लिए लेकर आया है अगले 1 घंटे एक बड़े विशाल पैनल के साथ। सब पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह भी बताते चलें कि लगातार आते हुए इन रुझानों में, इन तस्वीरों में संकेत हैं, नतीजे आने बाकी हैं। आपने जो निर्णय दिया है 5 राज्यों की जनता ने, वो सबके सामने आएगा 2 मई को। लेकिन इसके पहले जो पोल्स हैं या जो सर्वे हैं वो क्या कहते हैं, ये आज आपको बताने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस बार का है, 2021 का है, इस बार भाजपा का विजय रथ इन राज्यों में आगे बढ़ता है या कोरोना काल में जो चुनौतियां रही हैं केंद्र सरकार के सामने, और चूंकि केंद्र में बीजेपी है, तो क्या बीजेपी के इस विजय रथ पर ब्रेक लगता है? यह सबसे अहम सवाल होगा अब की बार। शुरू करते हैं महा एग्जिट पोल की। और सबसे पहले आपको बता दें कि सारे देश की नजरें इस वक्त पश्चिम बंगाल और उसके रुझानों पर टिकी हैं, उसमें आने वाले अनुमानों पर टिकी हैं। वजह पूरी तरह साफ है। जिस अंदाज में वहां दीदी और प्रधानमंत्री के बीच की जंग दिखाई पड़ी है, TMC और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला दिखा है, तो दरअसल कौन बाजी मारता है, इसको लेकर तरह तरह के अनुमान है। देखिए आप, कुल मिलाकर के ये 292 सीटों के अनुमान है। 2 सीटों पर चुनाव हो नहीं सके क्योंकि वहां कैंडिडेट की मृत्यु हो गई, और इस तरह 292 सीटों पर अनुमान की पहली झलक आप देखें। आर भारत और CNX ने मिलकर जो सर्वे किया, उसमें TMC, तृणमूल कांग्रेस और जो उनके सहयोगी मिलकर 126 से 136 सीटें ला सकते हैं, यह अनुमान पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टक्कर देते हुए एक बढ़त वहां पर ली है, यह तो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ा। विभिन्न चरणों में ऐसा अनुमान लगाया गया, लेकिन 138 से 148 सीटें उन्हें मिल सकती हैं, इस तरह का अनुमान आर भारत और CNX के सर्वे में पेश किया। इसके अलावा लेफ्ट, जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक पिलर कहा जाता था, लेकिन अब की बार उनकी बहुत बुरी दशा दिखती है। 11 से 21 सीटों का अनुमान पेश किया जा रहा है, और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं, और कांग्रेस को लेकर भी बहुत अच्छे रुझान वहां से देखने को नहीं मिले। तो TMC 126 से 136, भारतीय जनता पार्टी 138 से 148, और लेफ्ट और उनके सहयोगी 11 से 21 सीटें। तो ये अनुमान है पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां कुल 294 सीटें हैं, लेकिन मुकाबला हुआ 292 पर। 2 सीटों पर चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि कैंडिडेट की मृत्यु हुई। अब देखें आप, AVP और C वोटर का सर्वे क्या कहता है। 292 सीटों के जो नतीजों का अंदाज वो लगाते हैं, उसमें TMC को 152 से 164 सीटें देते हैं। यानी अनुमान है कि TMC जो है वो यहां पर निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी बढ़त बनाते हुए 152 से 164 तक सीटें ला सकती। पिछले बार से घाटा जरूर होगा, लेकिन उतना नहीं जितना की आशंका व्यक्त की गई। भारतीय जनता पार्टी 109 से 121 सीटें ला सकती है, यह कहता है AVP C वोटर का सर्वे। जो लेफ्ट और उनके सहयोगी हैं वो 14 से 15 सीट, यानी यहां लेफ्ट को तो क्लियर कट ये सब दिखाई पड़ा था विभिन्न चरणों में कि अब की बार उनकी क्या स्थिति है। तो लेफ्ट और उनके सहयोगी 14 से 15 सीटें, इतना अनुमान दिया है। अन्य के खाते में कोई सीट अनुमान में नहीं प्रकट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एक और सर्वे क्या कहता है। 292 कुल सीटों पर जो रुझान या आने वाले 2 मई को नतीजे आएंगे, उसमें TV9 और जो उनका सहयोगी है वो सर्वे करते हुए बताता है कि TMC उसे 142 से 152 तक सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी 125 से 135 तक सीटें मिल सकती हैं,
और लेफ्ट और उनके सहयोगियों को 16 से 26 तक सीटें मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कई सारे लोगों का यह दावा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में लड़ी है, खासतौर पर अंतिम 2 चरणों को छोड़ दें तो इसके पहले के चरणों में जो बढ़त मिली है उसमें क्लियर कट मेजॉरिटी ला सकती है। लेकिन अभी इस समय जो हालात हैं उसमें आप देखें टीएमसी और बीजेपी को लेकर अनुमान अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी टीएमसी को उतना नुकसान नहीं दिखाया जा रहा जितने की आशंका पहले व्यक्त की गई थी। तो ये कुल 292 सीटों का अनुमान TV9 के मुताबिक। तो पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल की तस्वीरें आपने देखी हैं और चलिए अब हमारे साथ में, जैसा मैंने कहा था कि अगले 1 घंटे तक एक विशाल पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ में इस वक्त डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा जी, मैनेजिंग एडिटर IBC 24 मौजूद हैं स्टूडियो में, और साथ ही साथ जुड़ गए फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अपनी बात रखेंगे। अभिजीत नंदी मजूमदार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वेस्ट बंगाल की राजनीति की बारीकी से पकड़ रखते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, और राजेश राज हमारे सहयोगी जो वेस्ट बंगाल जाके आए थे और इस कठिन परिस्थिति में किस अंदाज में वहां लोग चुनाव को लेते हैं ये भांप कर आए थे, ये हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सबका इस पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा जी से। जिस तरीके से शिरीष जी अभी हम देख पा रहे हैं कि ये तो क्लियर था कि अब की बार मुकाबला वेस्ट बंगाल में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में ही है, और पिछली बार जो बम्पर सीटें उनको दिखती थी अब की बार उसमें कुछ घटोतरी होगी, कमी होगी, ये भी दिखता था। लेकिन इस तरह का अनुमान, देखिए, केवल यदि रिपब्लिक भारत को छोड़ दें तो बाकी चैनल से जो बाकी चैनल ने सर्वे कराया है या बाकी जो एजेंसियां हैं उनके सर्वे, जो मीडिया संस्थानों के सर्वे हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि वहाँ पर स्थिति में टीएमसी थोड़ा सा आगे है। और जो बंगाल को जानने वाले लोग हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई है और आगे अभिजीत जी बात करेंगे उसमें, तो वहाँ से भी है कि बीजेपी के लिए जो बीजेपी का विजय रथ है वो कहीं पर थोड़ा सा अटकता हुआ दिख रहा है जी। हालांकि ये पूर्वानुमान है, इसलिए ये कहना भी मुश्किल है कि निश्चित रूप से टीएमसी की सरकार बन रही या निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। लेकिन जो बंगाल का ट्रेंड कहता है वो ये कहता है कि जो भी पार्टियां सत्ता में आई हैं, खासतौर पर जब कांग्रेस को रिप्लेस किया लेफ्ट ने, जब लेफ्ट को रिप्लेस किया टीएमसी ने, तो जो दूसरी पार्टियां रही हैं जो सत्ता में आई हैं बाद में, वो पहले 2.5 अंक में रही हैं, फिर सीधे वो उसके बाद उनका 3 अंकों का आंकड़ा बना है। तो ये जो ट्रेंड है, और एक जो वहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी है मतुआ कम्युनिटी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिसके साथ होते हैं, और एक और राजवंशी लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि वो वहाँ पर जिसके साथ होते उसकी सरकार होती। तो बीजेपी के मामले में लगता है लास्ट में जो आखिरी के 4 चरण थे उसमें बीजेपी की पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई, और ऐसी जानकारी भी है कि उन चरणों में भारतीय जनता पार्टी की वो डोमिनेशन वाली सीट नहीं थी, वो टीएमसी के डोमिनेट वाली सीट थी, जिसके कारण बीजेपी जो एक परसेप्शन था कि इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो सरल सीटें थी उसके लिए वहां पर चुनाव उस तरह से प्लान हुआ, और जो बातें होती हैं कि उसके बाद उन्होंने टफ सीटों को जानबूझ के लेट रखा। हालांकि लास्ट के 2 चरणों में जो प्रधानमंत्री का जाना नहीं हो पाया, और उसके कारण बीजेपी के चुनाव प्रचार को भी थोड़ा डेंट लगता दिखाई देता है। हमारे साथ अभिजीत जी हैं। अभिजीत जी बरसों से पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं और वहाँ के हर नेता को, हर पार्टी को और वहाँ की रग रग से वाकिफ हैं। अभिजीत जी, आपको क्या लगता है, ये एग्जिट पोल अलग अलग चैनल ने दिखाए हैं, चाहे रिपब्लिक भारत ने दिखाया हो, चाहे ABP सी वोटर ने दिखाया हो, TV9 या और दूसरे जो अलग अलग मीडिया संस्थानों ने कराया है, उसमें आपको क्या दिखता है कि कौन सच के ज़्यादा करीब है? देखिए, अभी निश्चित रूप से कह नहीं सकते कि बीजेपी की सरकार बनेगी या टीएमसी की सरकार बनेगी। जो एग्जिट पोल अभी उभर कर सामने आ रहे हैं, इस पर अगर हम नजर डालें तो पिछले 8 चरणों की जो चुनाव हुए हैं उसमें 5 चरणों तक बीजेपी आगे थी, 6 चरणों तक बीजेपी आगे थी। मगर ये अगर आप देखें 7वां और 8वां चरण तकरीबन अर्बन एरियाज में था,
जहां पर 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे। 56 सीटों जो थे वो लगातार अर्बन एरियाज में था, और जहां पर कोरोना की जो प्रकट है खासकर पश्चिम बंगाल में, लोगों के मन में ये उभर कर सामने आ रहे हैं, बार बार लोगों के मन में ये प्रश्न जग रहे हैं कि आप जो है कोरोना के चलते आप चुनाव करा रहे हैं यहाँ पे, और उसमें तरह तरह की नेता जो है बाहर से सब लोग यहाँ आ रहे हैं, पधार रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं यार, भाजपा के पूरे कैबिनेट यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। तो ये इतना आप दाव लगा रहे हैं, जितना दाव आप पश्चिम बंगाल के लिए लगा रहे हैं, उतना सा अगर कोरोना के लिए अगर थोड़ा सा बच के रहते तो शायद ही ये परिस्थिति ना बनती। पश्चिम बंगाल के हाल अभी बहुत बुरा हो चुका है। कलकत्ता में हर 20 लोगों के बीच में 10 लोगों का कोरोना हो चुका है, और हम जानते हैं कि किस तरह से हम लोग कोरोना से बच के जी रहे हैं। तो ये इसका एक असर लोगों के बीच में पड़ा है। दूसरा चीज जो है वो है मुस्लिम की जो फैक्टर्स जो है, ममता बनर्जी को जो 30 चरणों के बाद पहला 2-3 चरण था जो बीजेपी की गर्व माना जाता है, जहां पे बीजेपी बहुत बढ़िया रिजल्ट किया है, और में 2 के बाद मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि वहां पे बीजेपी के अच्छे रिजल्ट ही होंगे, तुरलिया, बांकुरा, मिदनापुर, इस क्षेत्र पर। अगर जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है, जब जिस दिन से ममता बनर्जी ने ये कहने लगा कि आप जो माइनॉरिटी भाई हमारे जितने सारे हैं वो आपका वोट्स को डिवाइड ना करें और टीएमसी पर वोट दे, तो ऐसा तकरीबन 90 सीट से जो जहां पर ये संतुलन जो है तकरीबन 65 की 45 के आधार पर है। तो इस संतुलन पे अगर माइनॉरिटी वोट्स डिवाइड ना होके एक तरह से पूरा टीएमसी पर आ जाए, आप देखें खासकर मुर्शिदाबाद, नदिया, नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण साउथ 24 परगना, यहाँ पर अगर ये माइनॉरिटी वोट 55% की जो माइनॉरिटी वोट शेयर है वो अगर टीएमसी के पक्ष में आ जाए तो इसमें ये 30-35 सीटों की पर असर पड़ेगी। इसी आधार पर मुझे लगता है एग्जिट पोल किया गया है, मगर मुझे अभी भी ये है कि इसमें बहुत कांटे की टक्कर है। यहाँ पे जो लोग हैं वो मानते हैं, हम लोग जो बारीकी से देखे हैं चुनाव को, हम भी चुनाव में शामिल हुए थे, बहुत पूरे हर चरण में मैंने फील्ड में गया था, तो मुझे लगता है कि बहुत बारीकी की टक्कर है, और आप यकीन के साथ कह नहीं सकते कि 35 से 40 सीटों में कौन जीतेगा, बीजेपी या टीएमसी। अभिजीत जी, आपने एक मुस्लिम वोटर्स के डिवाइड होने की बात की है कि यदि वो, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि एक तरफ यदि पड़ेगा तो फिर उनको नुकसान नहीं होगा, और उन्होंने उसके लिए अपील भी की थी अल्पसंख्यकों से। पर वहाँ पर जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी ने वहाँ एंट्री ली, उसके अलावा फुरफुरा शरीफ को लेकर बातें हुई, फिर शिया सुन्नी को लेकर बातें हो रही हैं, इन सब चीज़ों, इन सब फैक्टर्स का कितना प्रभाव है? देखिए, अगर आप इसमें ये एग्जिट पोल की अगर आप मिसाल के तौर पे एग्जिट पोल लिया जाए तो उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर 14 सीट आईएसएफ को मिला है, आईएसएफ मतलब ये है मुस्लिम्स का, ये मुस्लिम फ्रंट है, ये सिद्दीकी का, असदुद्दीन सिद्दीकी का, उसके बाद है कांग्रेस और सीपीएम और लेफ्ट पार्टीज पूरा मिला के। तो अगर 14 से मैं जो देख रहा हूँ एग्जिट पोल की आंकड़े, उसमें दिखा रहा है 14 से मैक्सिमम 26 तक आईएसएफ को सीट्स मिला है, मतलब कि ये गठबंधन को 14 से 26 सीटें मिली है। तो लगता है इसमें कोई असर ही नहीं पड़ा है, और मुस्लिम को जो वोट शेयर है उन्होंने अपने, अगर ये एग्जिट पोल की हम बात करें तो एग्जिट पोल के आधार पर, एग्जिट पोल की को मिसाल के तौर पर पकड़ के मुस्लिम की वोट्स पूरी तरह टीएमसी पर ही गया है। क्या ऐसा कुछ संभव है अभिजीत जी कि असुद्दीन ओवैसी एक बड़े रोल में होंगे, किंग मेकर की भूमिका में होंगे? नहीं, हमको नहीं लगता है असुद्दीन ओवैसी का यहाँ पे कुछ खास असर पड़ा है, और आगे भी पड़ेंगे, खासकर क्योंकि यहाँ पे पहले ये पहली चुनाव है जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आई हुई है, और शायद ही उनका कोई भी तीसरा या चौथा स्थान भी ना मिला उनको कोई कैंडिडेट को। मुझे तो नहीं दिखता है, मुझे एक भी सेट भी नहीं दिखता है कि वो तीसरे चौथे स्थान के ऊपर आ सकते हैं, जमानत भी जब्त हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ममता जी को कांग्रेस या लेफ्ट की जरूरत पड़ेगी? ममता जी को देखें, कांग्रेस और लेफ्ट की जरूरत पड़ सकती है। मैं अभी भी
मुझे जो लगता है कि ये कांटे की टक्कर, ये गो डाउन टू द लास्ट वेयर, एकदम लास्ट में, अंत में डिसाइड होगा और 10-15 सीट की फर्क होगी, ये मेरा मानना है, अभी भी मानना है। और इसमें अगर लेफ्ट की जरूरत पड़े तो उसमें ये अभी बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर लेफ्ट की जरूरत पड़े तो लेफ्ट अब आज के तारीख में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, गठबंधन में है, और लेफ्ट और कांग्रेस की गठबंधन जो है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो है, अब्बास सिद्दीकी भी उनमें शामिल है। तो ये इंडियन सेक्युलर फ्रंट इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पर्सनल तौर पे भी हमें बता चुके हैं कि ये ममता बनर्जी के साथ नहीं जाएगी। इनका पूरा चुनाव प्रचार ये रहा कि हम पहले ममता बनर्जी को कुर्सी से उतारना चाहते हैं, फिर उसके बाद आगे सोचेंगे। तो अगर ममता जी को इस ISF की जरूरत पड़े तो ये कितने हद तक इनके साथ देने के लिए तैयार है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक और सवाल था अभिजीत जी कि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, और यदि इन नतीजों को ही सही मान लिया जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है, और आपने पूरे सभी चरणों के चुनाव भी देखा, सभी जगह गए भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि बंगाल इस तरह से साउंड कर रहा है जैसे हंग असेंबली आएगी? बिल्कुल, आपने एकदम सही बात बोला है, एकदम। इसमें हमारा मानना यह है कि ऐसे नौबत आ सकते हैं कि बंगाल में हंग असेंबली हो जाए, ऐसे नौबत आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने जो एग्जिट पोल की जो रोक कर मैं देख रहा था कि बाकी जो मान लीजिए सी वोटर की जो एग्जिट पोल है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ब्रेकअप हमारे पास आए हुए हैं सी वोटर्स के एग्जिट पोल की, या बाकी दूसरे चैनल रिपब्लिक छोड़ के बाकी दूसरे चैनल की एग्जिट पोल की जो आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप जो है, उसमें बहुत सारे ऐसे सीट्स है जिसको लेकर मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं भी वहां गए हुए हैं और जाने के बाद मुझे जो वहां पर हालात देखा और लोगों के साथ बातचीत करने के बाद जो फीडबैक आई है, उसमें जो एग्जिट पोल की नतीजे उससे मैं सहमत नहीं हूं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं फिर भी अभी ये मानने के लिए और इस स्टैंड पर मैं आ रही हूं कि इसमें अभी भी 15 से 20 सीटें ऐसे हैं जहां पे कुछ भी हो सकता है, और इस 20 सीटों पर अगर 5,000 की 10,000 की मार्जिन पर जीत हासिल होगी आइदर TMC और बीजेपी को, और इस 15 से 20 सीट आगे की पूरा जो है निर्णायक साबित होगा। चलिए, हमारे साथ में दोनों पार्टियों के लीडर्स भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, एक कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, तमाम ताकतें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती थी, लेकिन जो अलायंस है वो दीदी को उतारना चाहता है तख्त से, और जिस तरह एक हंग असेंबली के बारे में एक तस्वीर बनती दिख रही अनुमानों में, आपका अपना अनुमान क्या है? पोस्ट और प्री हमेशा चीजें बदलती हैं इलेक्शन के, तो क्या हम ये मानकर चलें कि नतीजे आने के बाद में तस्वीरें बदलेंगी, निर्णय बदलेंगे, रुख बदलेंगे? मुझे बिल्कुल निर्णय भी बदलेंगे और रुख भी बदलेंगे, लेकिन जब आएगी तस्वीर सामने आएगी तो भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार नहीं बना रही। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी एक थर्ड फोर्स के रूप में वहां रहेगी, अच्छी खासी हमारी प्रेजेंस रहेगी। जो अभी जितने भी सर्वे आ रहे हैं, सर्वे में जो है 2 पार्टी दिखाया जा रहा है, और तीसरा फोर्स जो है उसको बिल्कुल डिमिनिश यानी बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। जो बेसिक पार्टियां हैं वहां की, वो CPM और कांग्रेस ही है, जो पश्चिम बंगाल की अपनी परंपरागत पार्टी कहलाती हैं, और एक अच्छा कैडर, अच्छा वोट बेस है उन लोगों का। तो मैं नहीं मानता कि इन सर्वे में जो तीसरा फैक्टर जो है वो बिल्कुल जीरो रह जाएगा, कि यानी 20-25 सीटों के आसपास रह जाएगा, ऐसा नहीं। एक अच्छी कंसिडरेबल उनकी जो है स्ट्रेंथ रहेगी, और अगर मौका आएगा कि हंग असेंबली है तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तो कांग्रेस जो है वो हम समान विचारधारा का दल है, जो TMC है, उससे हमारी वैचारिक दूरी नहीं है, लेकिन नीतिगत दूरियां बहुत सारी हैं। तो वैचारिक दूरी नहीं होते हुए हम उनके साथ जाएंगे, और हमारे सपोर्ट के बगैर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के सपोर्ट के बगैर वहां ममता बनर्जी सरकार बना पाएंगी। कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट उनको चाहिए पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी की उसमें भागीदारी रहेगी उनकी सरकार में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो जब ये आप तीसरे फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं 100 के नीचे चली जाती है, और ये शुरू से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि 100 से नीचे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रहेगी।
और चुनाव के बाद भी आप देखिएगा कि जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे रहेगी और उनकी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है कि वो सरकार बना ले, क्योंकि जो आखिरी के 3 फेज थे, जैसा कि अभिजीत जी भी कह रहे थे, 3 फेज में कोरोना हावी हो गया बंगाल में, एक चीज। दूसरी चीज जो मथुआ समाज था, मथुआ समाज में ने जब 2019 का चुनाव हुआ था तो मथुआ समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम आपको नागरिकता देंगे, ये बांग्लादेश के माइग्रेटेड लोग हैं। लेकिन उन्होंने जो सीए तो लाए, सीए के साथ जब एनआरसी लाए और जो एनआरसी आसाम में हुई तो मथुआ समाज ने भी कहा कि हमारे पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका मतलब हम भी बाहर जाएंगे। और जो वो डिस्टरबेंस हुआ है उसको भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात से अभिजीत जी सहमत रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय तक भी सीएए को लेके क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाई। वो आसाम में कुछ और बात करती रही और बंगाल में कुछ और बात करती रही और इससे मथुआ समाज का वोट उनका डिस्टर्ब हुआ है, जिसका एक भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने मिलेगा। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर ये है कि कांग्रेस के सपोर्ट से ही ममता बनर्जी दोबारा सरकार बना रही है और वो दोबारा सरकार बनाएंगी। फिरोज जी, आपकी बात को सही भी मान लिया जाए और आपका आकलन भी बहुत कुछ सही है, लेकिन आपकी पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी को 100 से नीचे लाने के लिए, यदि आपके फिगर पे बात करें और जो एग्जिट पोल है उसके फिगर पर बात करें, तो आपने भारतीय जनता पार्टी को 100 से नीचे लाने के लिए जो आपकी पार्टी ने अपनी कुर्बानी दी है, तो आप उस स्थिति में बचेंगे कि आप वहाँ पर उनकी सरकार को सहयोग कर पाएँ? क्योंकि राहुल गांधी जी ने वहाँ पर सभा करने से परहेज किया। यूपीए के एक जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस मामले में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कांग्रेस वहाँ आक्रामक तरीके से चुनाव न लड़े, ताकि जो विरोध का वोट है वो बट ना पाए और ममता बनर्जी को उसका नुकसान ना हो। तो वो आपकी पार्टी ने जब सुनिश्चित करने का प्रयास किया, तो इसके चलते अब आपकी पार्टी क्या उस स्थिति में बचेगी जहाँ पर जाकर वो सरकार को सहयोग कर सके? आपने बीजेपी को रोका, ये तो दिख रहा है कि आपने रोकने का भरसक प्रयास किया और आपकी पार्टी ने जिस पेस में चुनाव लड़ना चाहिए था उस पेस में चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, हमारी जो थी उम्मीदें, हमको आसाम हमको मिल रहा है, केरला में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, वहाँ हम सब AIADMK के सपोर्ट से हम तमिलनाडु में वापसी कर रहे हैं। तो हमारी वहाँ जहाँ हमको ज़्यादा अच्छी उम्मीदें थी वहाँ हमने भरसक प्रयास किया, वहाँ भी हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकना भी एक कांग्रेस पार्टी का एक मोटिव था कि भारतीय जनता पार्टी को भी रोकना है। लेकिन हम उस स्थिति में रहेंगे, अच्छी पहले से बेहतर स्थिति में रहेंगे और हम हमारे सपोर्ट के बगैर, मैं फिर कहूँगा, जो हमारा अनुमान है, कांग्रेस पार्टी का अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट के बगैर ममता बनर्जी दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगी। लेकिन बनेंगी फिर भी ममता बनर्जी ही, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पर रोकेंगे। चलिए, सुरेंद्र शर्मा जी में, सुरेंद्र जी, ये तो खैर स्पष्ट था, पहले से दिखाई पड़ रहा था, चरण ही नहीं बल्कि चुनाव के बहुत पहले से दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस असरदार तरीके से पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, बाकी सबको आप एक कर देंगे। पिछली बार चुनाव टीएमसी वर्सेस अन्य दलों के होते थे, कभी लेफ्ट वर्सेस अन्य दलों के होते थे, लेकिन अब की बार बीजेपी वर्सेस अन्य दलों के बनाकर छोड़ा। तो ये जो बात है कि चाहे कुछ हो जाए, बाकी सब लोग बीजेपी को पीछे करने के लिए नंबर गेम में साथ आ जाएंगे, कितना डर आपको इससे? देखिए, हमको कोई डर नहीं है और मैं आपको भी और हमारे फिरोज भाई को भी 2 तारीख को रसगुल्ला खिलाऊंगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है। मैं सारे सर्वे देख रहा था, सारे सर्वे के सम्मान करते हुए सर्वे में भाजपा को 43.कुछ% वोट दिया गया है। मेरा पूरा विश्वास है कि भाजपा ने जो रणनीति तय की थी, जो बूथ स्तर तक काम किया था, 50% टोटल पोलिंग का वोट भाजपा को मिले, इस समय हमने जो प्रयास किया है, नीचे तक गए हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तक, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार और 200 पार के साथ हम सरकार बनाएंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है फिरोज भाई पर, उनकी पार्टी पर, मेरी एक फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटना चाहिए। कौन सी इनकी राजनीति है? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो लगातार आत्महत्या करती जा रही है, भाजपा को रोको कांग्रेस खत्म हो जाए, भाजपा को रोको भले कांग्रेस खत्म हो जाए। केरल में ये कम्युनिस्टों से लड़ते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं, हम आपके हैं कौन, और पश्चिम बंगाल में आकर कहते हैं हम साथ साथ हैं। ये दोगली राजनीति कांग्रेस को कहां ले जाएगी, ये कांग्रेस के चिंतन का विषय है। निश्चित तौर पर सर्वे वालों ने मेहनत की है, लेकिन मैं बंगाल की जनता को जितना जानता हूं, यहाँ 2 प्रकार की क्षेत्रीय जनता की विशेषता है।
एक ग्रामीण की क्षेत्र की जनता है जो बोलती नहीं है, और जो शहरी क्षेत्र की जनता है जिसको ग्रेटर कोलकाता या सामान्य भाषा में भद्र लोग कहते हैं, उनसे आप बुलवा नहीं सकते, उनकी मन की बातों पर उगलवा नहीं सकते। इसलिए बहुत सारी बातें जो सर्वे में नहीं आई हैं, 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो गंदगी मचाई थी, जो वहां तोलाबाजी हुई थी, जो कटमनीबाजी हुई थी, जो वहां सिंडिकेट पनपा था, उस गंदगी में, उस कीचड़ में कमल खिलकर रहेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में पूरे बहुमत के साथ आ रही है, ये मेरा आपसे दावा है। चलिए, दावे अपनी जगह। सुरेंद्र जी, 2 बहुत छोटे कमेंट आपके 2 विषयों पर। आप देख रहे हैं, जानकार एक्सपर्ट कारण समेत बताते हैं, एक मथुआ समाज, उसका वोट, दूसरा सीए एनआरसी के ऊपर स्पष्ट अपना मत न कर पाना, तीसरा तमाम दलों का अलायंस जो है, आपको भी अंदाजा है कि आपको हराने के लिए, आपको सत्ता से दूर रखने के लिए सब हाथ मिला सकते हैं, दूसरा जो मुस्लिम वोट हैं उनको एक करने के लिए दलों ने अपनी ताकत तक नहीं लगाई। इन फैक्टर्स को लेकर आपकी क्या राय? आप कहते हैं कि आप वहां की जनता को जानते हैं, तो कोरोना को लेकर के भी गुस्सा है, जैसा हमारे साथ एक्सपर्ट बताते हैं। सुरेंद्र जी, एक सवाल और भी था। सुरेंद्र जी, एक सवाल और भी था जो अभिजीत जी ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में, जहां पर शहरों में आपकी पार्टी को समर्थन की कमी दिखती है, उन्होंने ऐसा, उनके बात का सार है, और ये जो वहां के लोगों से भी बात हुई तो वहां पर जो एक बंगाल प्राइड की बात वहां के लोगों के अंदर थी, उसको लेकर भी लोगों को था कि भारतीय जनता पार्टी, जो ममता बनर्जी ने एक परसेप्शन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी बाहर के लोगों, या जो उन्होंने चुनाव में बोला कि गुजराती यहाँ पर शासन करेंगे, उस तरह की बात का भी असर क्या पड़ा है वहां पर चुनाव में? आपको नुकसान होता दिख रहा है? मैं आपको नहीं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी, जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे अलग फेज बाई फेज, तो 7वां 8वां चरण मूल तौर पर ये कोलकाता और उसके आसपास का है। वहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में सीट जीत कर आ रही है। हम आसनसोल में जीत रहे हैं, हम दुर्गापुर में जीत रहे हैं, हम खड़गपुर में जीत रहे हैं। शहरी क्षेत्र में भाजपा को व्यापक समर्थन मिला है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, मथुआ समुदाय की, मथुआ समुदाय का अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। वो समुदाय भाजपा के प्रति प्रतिबद्ध है। केवल मथुआ समुदाय नहीं, नामसूत्र समाज का वोट भी हमको मिला है। और जैसा आप सीए के बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, असम में वहां की सरकार ने विधानसभा में यह बिल पारित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बिल को विधानसभा में पारित नहीं किया गया है। यह बिल तभी लागू होगा जब राज्य सरकार लागू होगी। इसलिए हमको असम में अलग मत बोलना पड़ेगा, क्योंकि, और यहाँ अलग मत बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात रही कोरोना को लेकर, कोरोना को लेकर एक परसेप्शन बना है। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता भयभीत है, लेकिन ये व्यवस्था किसको करनी चाहिए थी? ये व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए थी। राज्य सरकार ने व्यवस्था नहीं की। आज भी टेस्टिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आज जो कहा बहिरागत हो, किसको बहिरागत हो कहा दीदी ने? क्या प्रणब मुखर्जी देश के लिए बाहरी हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी बंगाल के लिए बाहरी हो जाएंगे? क्या ममता बनर्जी दिल्ली जाती हैं तो बाहरी हो जाते हैं? और एक तरफ आप बहिरागतों की बात कर रही है, दूसरी तरफ आप सारे दलों को पत्र लिख रहे हैं, मुझे समर्थन दीजिए। ये कैसा बहिरागत है? अरे पश्चिम बंगाल की अस्मिता भारतीय जनता पार्टी से है। इस भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी स्थापना, जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो पश्चिम बंगाल के व्यक्ति थे। रही बात सरकार की, रही बात नेतृत्व की, तो भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष से लेकर तमाम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो सबने देखा है। सबने देखा दिलीप घोष कैसा काम कर रहे हैं, सबने देखा है कि मुकुल राय कैसा काम कर रहे हैं, सबने देखा है कि हमारे बाकी कार्यकर्ता कैसा काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो विषय नहीं है। शर्मा जी, नेतृत्व बंगाल का कार्यकर्ता ही करेगा, जनता को विश्वास हो गया है। शर्मा जी, आपकी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और आपकी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है, लेकिन बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी का जादू है और उनके नेतृत्व को लेकर लगातार ये बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास उतना बड़ा सशक्त कोई नेता नहीं है, कोई नेत्री नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो पूरे बंगाल के नेता कहलाने के लायक हों या ममता बनर्जी को सीधे तौर पर टक्कर देने के लायक हों। क्या इसका भी आपको कोई नुकसान होने की गुंजाइश है? नहीं, देखिए, हम ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़े, हम अपने संगठन की दम पर लड़े हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि जहां उसकी सरकार नहीं होती वहां मुख्यमंत्री पदयात्रा नहीं करते। हरियाणा में चुनाव हुआ, हम मोदी जी के नाम पर लड़े, उसके बाद सबने मिलकर तय कर लिया खट्टर जी वहां मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में हम मोदी जी के नाम पर लड़े, बाद में विधायकों ने तय कर लिया योगी जी वहां मुख्यमंत्री है। तो ये जनता को पता है कि भाजपा एक सक्षम नेतृत्व देती है, भाजपा एक ईमानदार नेतृत्व देती है, भाजपा एक पारदर्शी नेतृत्व देती है। और यहाँ अच्छी सरकार, गुड गवर्नेंस भाजपा को, बंगाल को चाहिए। उस गुड गवर्नेंस को और जो असोल परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, उस असोल परिवर्तन के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। शर्मा जी, एक सवाल और था जो फिरोज सिद्दीकी साहब ने बोला। उन्होंने कहा कि मथुआ समाज
को विश्वास नहीं है कि आप उनको नागरिकता दिलाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मতুआ समाज ने आपको ब्लाइंड सपोर्ट किया था, एक तरफा सपोर्ट किया था। लेकिन अभी जो खबरें थी वो उसके अनुसार मतुआ समाज उस तरह से आपके साथ एकजुट नहीं है जैसा लोकसभा के समय था। देखिए, भ्रम फैलाकर वायफाई लूटना ये कांग्रेस का काम है। फिरोज भाई मथुआ समुदाय के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, वह कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते कह रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और ये 2 तारीख को फिरोज भाई और हम आपके चैनल पर फिर से आ जाएंगे, परिणाम आपको स्पष्ट दिख जाएगा। मथुआ समुदाय ने पूरे विश्वास के साथ भाजपा को वोट किया है, पूरे प्रतिबद्धता के साथ भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है यही वो पार्टी है जो समुदाय की भावना का सम्मान करती है, जो समुदाय को श्रेष्ठता दे सकती है, जो समुदाय के साथ सुख और दुख में खड़ी रह सकती है। मथुआ समुदाय, नामशूद्र समुदाय, बाकी सब समाज, मैं तो कह रहा हूं बंगाल का सारा समाज, हर वर्ग ये भाजपा के साथ आया है असल परिवर्तन के लिए, बंगाल में एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए। क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार की दुरावस्था है, मेरे फिरोज भाई अगर बता सकते होंगे तो क्या ये सिंडिकेट से परेशान नहीं है, क्या ये कटबंदी से परेशान नहीं है, क्या ये तोलाबाजी से परेशान नहीं है, क्या जो सब दुरावस्था चल उससे परेशान नहीं है, देश में सबसे महंगी बिजली कलकत्ता में क्या ये उससे परेशान नहीं है? परेशान तो फिरोज भाई भी हैं, लेकिन मजबूरी बात है कि दिल की बात आपके सामने बता नहीं सकते। चलिए ठीक है, वैसे एक अवसर है उनके सामने बताने का। बहुत छोटा सा कमेंट आप चाहें तो फिरोज भाई कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, बहुत छोटा कमेंट। जी मेरे भाई ये शर्मा जी ये बताएं कि इन्होंने ये वहां की जनता को ये नहीं समझा पाए कि ये सुनार बंगला ये कैसे बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वहां की जनता को नहीं समझा पाई। और बंगाल के लोग बड़े इंटेलिजेंट है, उनका एक पुराना जो है पुरानी संस्कृति है। उन्होंने सवाल किए कि आप यूपी को बताओ, आप मध्य प्रदेश को बताओ, आप गुजरात को बताओ कि आपने वहां क्या क्या किया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं फिर कहूंगा कि ये 100 सीट से नीचे रहेंगे। ठीक है। और लोगों ने इनसे सवाल पूछा कि आपका लीडर कौन है, उसका नाम बताओ। भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर बताने को नहीं था। लोग वहां पूछते थे कि आपने क्या संघर्ष किया जमीन पे, तो इनके पास संघर्ष नहीं था बताने को। अब आप सीपीएम का लीडर तोलाबाजी वाला जो था, कटमनी वाला था, वो तो लोग कहते कि कटमनी वाला तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए जितने लोग थे। चलिए खैर, अब इन सारी बातों का उत्तर फिरोज भाई, इन सारी बातों का उत्तर 2 तारीख को मिलेगा। आप लोग दोनों अभी तैयारी कर सकते हैं, अपने अपने रसगुल्ला तैयार रख सकते हैं, लेकिन खिलाएगा कौन, बांटेगा कौन, ये 2 को पता चलेगा। एक राजेश राज जो हमारे सहयोगी थे वो वहां होकर आए थे और वहां की जनता की नब्ज टटोल कर आए थे। कोविड के बीच में जब चुनाव प्रचार होता था, बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, तो सामने पहुंचे वालों से, दूर दूर से आने वालों से राजेश ने बातचीत की थी, हमने देखा और दर्शकों को दिखाया था। ये जो गुस्सा है कि कोविड काल में भी ऐसे चुनाव हो रहे हैं, काम धंधे बंद लेकिन चुनाव ऑन, इसका कितना असर आपने जमीन पर देखा था राजेश? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए इस बात का गुस्सा था और गुस्से के लिए वो दोनों ही पार्टी को जिम्मेदार मान रहे थे। जो हमारी बातचीत हुई शहरी क्षेत्र के लोगों से भी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी, सबने माना कि ये प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई किसी का भला नहीं, कोई सच नहीं बोल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर चुनाव हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, तो वो किसी एक को दोषी नहीं मान रहे थे। जिस तरह से बीजेपी ममता बनर्जी ने इसको प्रोपेगेंडा बनाया और चुनाव में वो काम भी किया, लेकिन आम जनता ये समझ रही थी कि ये दोनों की गलती है। लेकिन उनके मन में कुछ और पीड़ाएं थी। वो जो पीड़ाएं थी, जिस तरह से अभी अभिजीत जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग त्रस्त थे 15 सालों के शासन में, 10 सालों के शासन में। जिस तरह से कट मनी को लेकर के सबसे ज्यादा आक्रोश था। इवन की जो टीएमसी के कैडर वोटर थे वो भी इस बात से परेशान थे कि रियल में उनकी जिंदगी में कितने ज्यादा दुख होते हैं। क्योंकि कोई भी एक काम, चाहे आप छोटी से छोटी सहायता राशि भी अगर सरकार की योजनाओं से लेना चाहते हो, तो आपको नीचे के पार्षद से लेकर के, पंच से लेकर के ऊपर के अधिकारियों तक, यानी 30 से 40% हिस्सा सिर्फ आपको कट मनी के रूप में, यानी चढ़ावा के रूप में चला जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा गुस्सा था जो हमने धरातल पे देखा। साथ में जो युवाओं की पीढ़ी थी, जो कभी कहते थे कि बंगाल कभी ऐसा राज्य हुआ करता था जहां पे उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों से लोग आते थे अपनी आजीविका के लिए। आज रास्ते देखिए कि बंगाल के लोग मध्य प्रदेश या इवन बिहार तक जाना पड़ रहा है, गुजरात जाना पड़ता है, पंजाब तक जाना पड़ता है। तो ये जो बेरोजगारी, करप्शन के जो इशू
इशू थे वो उनके मन में बहुत ज्यादा थे। लेकिन जिस तरह से हमारे पैनल बता रहे हैं और सबको पता है कि चुनाव में मुद्दे गौण हो जाते हैं, प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं हवा का रुख बदल देता है। और ममता बनर्जी ने जो 2-3 प्रोपेगेंडा समय समय पे दिया, पहला उन्होंने निजरे बांग्ला यानी बंगालियों का बांग्ला, ये जो प्रोपेगेंडा दिया वो कहीं नहीं कहीं काम किया। सीएए को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आई, हमने खुद महसूस किया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और वो हिंदू हैं, वहां से प्रताड़ित होकर के आए हैं। लेकिन जब सीए की बात होती है तो उनके मन में डर होता है कि कहीं उनको भी बाहर ना हो जाना पड़े, और ये मुद्दा क्लियरिफाई नहीं कर पाया। इसके चलते मुस्लिम वोटर तो कटे ही, हिंदू वोट भी कहीं ना कहीं खिसक करके ममता बनर्जी के पाले में चले गए। और जो आखिर में ममता बनर्जी ने प्रोपेगेंडा प्ले किया कि बाहरी राज्यों से आए लोगों ने यहाँ पे कोरोना फैलाया, वो बहुत काम किया, क्योंकि हमारी लगातार बातचीत होती रही वहाँ के जर्नलिस्ट से और जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे, उनको लगा कि जो चुनाव के आखिरी चरण है उसमें ये प्रोपेगेंडा काम करा और ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं फायदा दिखाई दिया। और जो तीसरी बात कही कि बाहरियों की पार्टी है, दरअसल बंगाल के लोगों के नेचर को समझना होगा बीजेपी को, क्योंकि उनके नेचर में सम्मिश्र होता है, वो विनम्र होते हैं, उतने आक्रामक राजनीति को वो डर जाते हैं, फेस नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से जय श्री राम की आक्रामक राजनीति की और जिस तरह से उसको किया, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक तरह से संदेह पैदा किया। तो बीजेपी के पास जो बांग्ला बोलने वाला या फिर बंगाली अस्मिता से जुड़े कोई बड़े नेता का ना होना और बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं का बाहरी प्रदेशों से आना और जो सभाओं को संबोधित करना, वो कहीं ना कहीं बंगालियों के मन में बिठा दिया कि ये बाहरी पार्टी है और ये हमारी अस्मिता, हमारी जो परंपरा, हमारे जो संस्कार है उससे कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है। तो इन फ्रंट्स पे काम करना पड़ेगा। बट एक बात सबसे आखिर में कहूंगा पुनीत, कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज है टीएमसी से। अगर बीजेपी इस फ्रंट पे काम करे बंगाली अस्मिता और भाषा के साथ, तो निश्चित रूप से उसका ग्राउंड मजबूत होगा। और वैसे भी इस चुनाव में बीजेपी की भले ही सरकार न बने, बट उसके पास खोने को बहुत कुछ है। 3 सीट से अगर वो 100, 110, 121 तक आ रही है, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। सही बात है। तो कुल मिलाकर क्या नतीजे वैसे ही आते हैं जैसी की तस्वीर अभी दिखाई पड़ती है, और इसमें बहुत हद तक हेल्प की अभिजीत नंदी मजूमदार साहब के तमाम कमेंट्स ने, जो पूरी तरह अभी भी आश्वस्त नहीं हो पा रहे कि दरअसल नतीजे किस तरफ जाएंगे और वहां पर जो परिस्थितियां बन सकती हैं वो किसी भी तरफ रुख मोड़ सकती हैं। अभी भी इसकी गुंजाइश दिखाई पड़ती है। IBC 24 पर आप महा एग्जिट पोल देख रहे हैं, क्योंकि 2 तारीख को 2 मई को जब नतीजे आएंगे 5 राज्यों के चुनाव के, तो एक बात पूरी तरह से तय हो जाएगी कि इस कोविड काल में हुए चुनाव, जिसमें बाकी के देश में जहां चुनाव नहीं थे, एक गुस्सा था कि चुनाव कराने ऐसी कठिन परिस्थिति में क्या ये निर्णय ठीक है। इस बात को लेकर बहस मुबाहसों का दौर चलता रहा। तो दूसरी तरफ इन राज्यों में चुनाव प्रचार की आंधी, दलों के अपने अपने दावे, और इन सब के बाद आखिर सरकार वहां कौन बनाता। अब इसकी तस्वीर, अब इसके अनुमान पेश हो चुके हैं, सामने आ रहे हैं। चलिए अब बात असम की करते हैं। और असम में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरा दम लगाया, उनके सहयोगियों ने पूरा दम लगाया, इसके बाद क्या पिक्चर बनती है, ये एग्जिट पोल की एक महा तस्वीर आप देखें। आर भारत और CNX का जो सर्वे है वो कहता है कि 79 सीटें बीजेपी उनके सहयोगियों को मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 45 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगियों के खाते में, और अन्य के खाते में 2। जबकि ABP और C वोटर ये बताते हैं कि कुल मिलाकर के जो 126 सीटें हैं उसमें से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी सहयोगी ले जा सकते हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी 59 सीटों पर आगे रह सकते हैं या जीत सकते हैं, और 3 के ऊपर अन्य कब्जा कर सकते हैं। आज तक और एक्सिस का सर्वे बताता है कि 80 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगियों के दम पर ले आएगी और यहां पर सरकार फिर बनाएगी। इधर 45 सीटें कांग्रेस और उनके सहयोगी जीत सकते हैं, आज तक एक्सिस का सर्वे कहता है, और 2 सीटों पर अन्य का कब्जा हो सकता है। TV9 और पोल स्टार का सर्वे कहता है कि 59 से 69 तक सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी। 55 से 65 सीटें जीत सकती है कांग्रेस और उनके सहयोगी, और 1 से 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। ये असम का महा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। न्यूज 24 चाणक्य, इनका सर्वे बताता है क्लियर कट 70 सीटें ले जा सकती है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी, जबकि 56 सीटें ले जा सकती कांग्रेस उनके सहयोगी, और अन्य का कोई स्कोप वो नहीं देखते। कुल मिलाकर 126 सीटों का जो महा एग्जिट पोल है वो बताता है कि 73 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जीत दर्ज कर सकते हैं, यानी एक बार पुनः सरकार बना सकते हैं। 51 सीटों पर कांग्रेस और उनके सहयोगी आगे रह सकते हैं और 2 पर अन्य रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर
यहां असम, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त मेहनत की, ये मेहनत दिखाई पड़ी, जिसमें छत्तीसगढ़ के बड़े नेता पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई पड़े थे। इसके बावजूद वहां पर जो महा एग्जिट पोल का एक औसत है वो बताता है कि 51 सीटों पर कांग्रेस उनके सहयोगी आगे रह सकते हैं, लेकिन उनसे कहीं आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार अपनी बचा सकती है, इसको जारी रख सकती है। 73 सीटें इनको जाती दिख रही हैं 126 में से, तो यह स्थिति बन सकती है असम की। कुल 126 सीटें अलग अलग करके भी देख लें। आज तक एक्सिस माय इंडिया 75 से 85 सीटें बीजेपी सहयोगी, कांग्रेस उनके सहयोगियों को 40 से 50 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 4 सीट। ये आज तक और एक्सिस माय इंडिया का सर्वे कहता है असम को लेकर के कुल 126 सीटों का यह अनुमान है। तो असम में जो 3 चरणों में चुनाव हुए, इसके बाद में सबसे प्रमुख सवाल जो असम को लेकर के था कि क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचा सकती है, दूसरा क्या कांग्रेस पार्टी उसकी मेहनत यहां रंग ला सकती है, और फिर वही सवाल कि इस कोविड काल में चूंकि केंद्र में बीजेपी है, चुनाव कराने का निर्णय भले ही आयोग ने लिया हो, लेकिन इसके पीछे सबका ये तर्क रहा है, तथ्य रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में है उस समय कोविड जरूरी है या चुनाव जरूरी है। ये बाद में काफी बड़ा मुद्दा बना, लेकिन शुरुआती दौर में जो राज्यों में प्रचार की आंधी दिखाई पड़ी, इसमें कौन बाजी मारता है ये आप देखें। आज तक एक्सिस माय इंडिया इसका अनुमान आप देख पा रहे हैं असम को लेकर के 126 सीटों का अनुमान। एक और सर्वे आप देखें TV9 और पोलस्टार, इसका सर्वे क्या बोलता है? बीजेपी उनके सहयोगी 59 से 69 सीटें तक ला सकते हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी 55 से 65 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। ये 126 सीटों का TV9 का सर्वे बताता है। एक और सर्वे, इसका अनुमान भी आप देख लें, ABP और सी वोटर, इनका सर्वे अनुमान दे रहा है कि 58 से 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जीतेंगे, सरकार बना लेंगे, मेजॉरिटी ले आएंगे। कांग्रेस उनके सहयोगी 53 से 66 सीटें तक ला सकते हैं और अन्य इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर बीजेपी उनके सहयोगी, कांग्रेस उनके सहयोगियों के बीच में ये कड़ा मुकाबला, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त लेते वो देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में अभिजीत नंदी मजूमदार साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, सुरेंद्र शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, और इस चर्चा में हम लगातार आगे बढ़ाते हैं। श्रीश जी, ये जो असम की स्थिति, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था, और खास तौर पर जहां हम बैठे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर हमने देखा था कि नेताओं का एक लंबा दौरा, कड़ी मेहनत और बहुत मशक्कत, एक्टिवली एक पार्ट दिखाई पड़ा था छत्तीसगढ़ का, इसलिए हमारा भी इंटरेस्ट इसमें थोड़ा ज्यादा था कि दरअसल क्या वहां के नतीजे रह सकते हैं। अब ये तस्वीर देखिए पुनीत जी, जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर यही दिखा रही है कि मुकाबला कांटे का है। हालांकि कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही थी कि वहां पर कांग्रेस जीतेगी, और जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन का ताना बाना बुना था, वैसा ही ताना बाना उन्होंने असम में बुना। यदि ये कहा जाए ये कांग्रेस का चुनाव नहीं था और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के CM हैं उनका चुनाव था, या उन्होंने अपने आप को स्टेक पे लगाया, वहां पर अपनी टीम को लगाया, विकास उपाध्याय जी की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, ताम्रध्वज साहू की बात करें, शिव डहेरिया जी की बात करें और अन्य नेताओं की बात करें जिन्होंने लगातार वहां पर कैंप किया, और भूपेश बघेल जी जितना समय वहां पर कैंप किया और उनकी टीम ने, उनके साथ जो कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने बूथ लेवल पर लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया, जिन्होंने संगठन लेवल पर काम किया, जहां पर छत्तीसगढ़ के जो वहां पे श्रमिक हैं या छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको जिस तरह से मोटिवेट करने का, उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस वहां पर फाइट में नहीं थी उसको फाइट में लाके और कांटे की टक्कर में तब्दील करने का यदि किसी ने काम किया तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस और खासतौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वहां पे जो दो बड़े नेता हैं वो उनके बीच में जो एक सत्ता संघर्ष भी चल रहा था लगातार अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने एक जो बड़ा गठबंधन बनाया
उसका फायदा कांग्रेस को मिला AIDUF के साथ मिलके, और उसके बाद उन्होंने जो छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाने का प्रयास किया। एक और बड़ा पहलू, जिस कार्टेल, जिस सिंडिकेट और जिन तरह की चीजों की बात पश्चिम बंगाल में की जा रही थी, उस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी को असम में झेलने पड़े हैं, और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के नेताओं ने इसको बहुत हद तक वहां पर स्टैब्लिश करने का भी प्रयास किया है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने वहां पर जिस तरह से वहां की कांग्रेस को चार्ज किया, 79 सीट्स ऐसी हैं जहां पर भूपेश बघेल जी ने सीधे तौर पर वहां पर जाके प्रचार किया, वहां के संगठन के लिए काम किया, और वहां की बाकी चीजों को जिस तरह से मजबूती प्रदान की, उससे वहां पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा गेन हो सकता है। हालांकि अभी जो तस्वीर है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि मुकाबला कांटे का। यदि 1-2 सर्वे को छोड़ दें, जिसमें रिपब्लिक भारत और आज तक है, उसका सर्वे लगभग बराबर जैसा है, एक जगह 80 सीट है, एक जगह 79 सीट है। और यदि आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के समय भी आज तक ने जो सर्वे दिया था वो ज्यादा सच के करीब था। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव के परिणाम क्या होते हैं। हम ज्यादा जानकारी के लिए लगता है कि अभिजीत जी से मुखातिब हुआ जाए, ताकि वो चीजों को अच्छे से बता पाए, क्योंकि वहां की राजनीति को गहराई से समझते हैं। अभिजीत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये जो अभी तस्वीर दिखाई पड़ती है, इसके बारे में आपका अनुमान क्या है? देखिए, असम में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग खेला है, क्योंकि यहाँ पे 15 सीट है बरग वैली में, और जो बरग वैली है वो बंगाली डोमिनेटेड है, बंगाली स्पीकिंग है, ज्यादातर सभी लोग बंगाली बोलते हैं। और जो बंगाली लोग 15 सीटों का जो बंगाली लोगों की संख्या है, जो बंगाली लोग डिसाइड करते हैं 15 सीटों में, वो ज्यादातर लोग बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से आए हुए हैं। अब उसमें हिंदू परसेंटेज और मुस्लिम परसेंटेज लगभग एकदम ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अब देखा जाएगा कांग्रेस की जो पक्ष में जो जा रहा है, कांग्रेस ने पहले हेमंत बिश्व शर्मा ने वहां पर पूरा दबदबा था हेमंत बिश्व शर्मा का। अब हेमंत बिश्व शर्मा और बाकी एक तरफ हो गया हेमंत बिश्व शर्मा, और पूरा बीजेपी की बाकी गुट एक दूसरी तरफ बन गए। और हेमंत बिश्व शर्मा का भी जो अपने गुट है उसको लेकर अपने जो दलबाजी है उसी को लेकर थोड़ा सा बहुत नाराजगी बहुत दिन से पैदा हो रहा है। हमें पता है, हम लोग जब असम गए थे और चुनाव से ठीक पहले हम कवर कर रहे थे असम, तो उसमें देखा कि अपर असम में एक तरह की स्थिति है, लोअर असम में एक तरह की स्थिति है, बोडोलैंड की एक अलग हिस्सा है। तो कुल मिलाकर पूरा जो स्थिति है दावे के साथ एक तरह से कोई पार्टी कह नहीं सकते कि हम यहाँ पे पूरी तरह हावी हो पाए। कांग्रेस की जो बात किया जाए तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जो कांग्रेस को पहले चुनाव जब शुरू हुई थी तो उस टाइम कांग्रेस को किसी पार्टी ने उसमें खासकर बदरुद्दीन अजमल ने भी, उनसे बात हुआ मेरा, तो उनका कहना है कि कांग्रेस इज लाइक अ लायबिलिटी टू मी, हम अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ जाएंगे। मगर कांग्रेस ने उभर कर सामने आया है। प्रद्युत बरदलुई से मेरी बात हुई थी, बाकी जो कांग्रेस नेता है उनसे हम लोगों ने बात किया था, तो आस्ते आस्ते कांग्रेस की अगुवाई हुई है, कांग्रेस आगे आ चुकी है। और जैसे आपने बताया कि भूपेश जी ने छत्तीसगढ़ से गए, उनको ट्रेनिंग दिया, और कांग्रेस के जो लोग वहां पर काम करते, कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, उनका एक उत्साह प्रकट किया है, उत्साह दिया है उनको कि चलो आगे बढ़े। और कोरोना के भी एक असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की जो आप देख रहे हैं एग्जिट पोल में, उसी का हमको लगता है कि कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। और बंगाल की तरह असम में भी मेरे जो विचार है, मेरी जो राय है, मैं जो समझ सकता हूं कि वहां पर भी एक हंग असेंबली होने की संभावना है। चलिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर, फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ में जुड़ गए, स्वागत है उनका इस मंच पर एक बार फिर से। फिरोज साहब, जो मजूमदार साहब कह रहे हैं और जो तस्वीर दिखाई पड़ती है, हालांकि तस्वीर में अभी भी आपके लिए उतना बेहतर रंग नहीं है जीत का, जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी और उनसे जुड़ी मेहनत करने वाले लोगों के जो साक्ष्य हैं वो बताते हैं। देखिए, इस चुनाव में आप देखिए कि आसाम में हमारे पास मात्र 26 सीटें थी, और अब उससे हमारी बढ़ती हुई टैली दिख रही है, और बहुत रिमार्केबल बढ़ती हुई टैली दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने वाकई वहां रिमार्केबल काम किया। हमने लोगों के जमीनी मुद्दे वहां उठाए, वहां जो चाय बागान के लोगों का मामला था, हमने जिस तरीके से उनको 350 रुपए देने की बात की, कांग्रेस ने जो वहां के असम की अस्मिता को लेके लोगों की जो बात की, वहां जो महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात की, जो असम की जो मूलभूत
चीजें थी जो उनके पिछले 5 साल में छूट गई थी, वो लेके हमने उस पर जो है सीधा चुनाव लड़ा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो ये फिर वही फंस गए। ये सीए एनआरसी को लेके असम में कुछ कह रहे थे, वो बंगाल में कुछ कह रहे थे, तो उसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। अगर दार्जिलिंग के बेल्ट में, जैसा कि हमको अनुमान है कि हम बहुत बेहतर करने जा रहे हैं, जो दार्जिलिंग से उत्तर असम का एरिया है जो बंगाल से लगा हुआ है, अगर वहां हमको बहुत अच्छी सफलता मिल गई और बहुत अच्छी हुई तो हम बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी में, बहुत अच्छी मेजॉरिटी में रहेंगे, जो हमारा अनुमान है उस पर रहेंगे। अभी भी हमको उम्मीद है कि हम 90 हमारा जो गठबंधन है 90-92 सीटों पर रहेगा और हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ वहाँ असम में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसका हमको पूर्ण विश्वास है। हमारे साथ में कौशल किशोर त्रिवेदी जी, एडिटर प्रभात खबर, जुड़ गए हैं और असम के मामलों के बेहद जानकार हैं। कौशल जी, ये तस्वीर आपके सामने आ चुकी होगी जो अनुमान के तौर पर है, आपका आकलन क्या कहता है इस पर? हेलो जी, हाँ बोले जी, आपका अनुमान क्या कहता है सर? देखिए, अब तो अनुमान की बात क्या, 2 दिन बाद तो सभी आंकड़े सामने होंगे, लेकिन एक चीज जरूर है कि इस बीच जो ये अनुमान दूसरी एजेंसियों ने पेश किया, उससे भी लगता है कि लोगों में एक बदलाव की इच्छा रही थी और लोगों ने उस हिसाब से वोटिंग पैटर्न जो है वो भी बता रहा है। अब रही बात की जो मैजिक फिगर है, मैजिक फिगर उनको मिलता है नहीं मिलता है, इवन बीजेपी को मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो मंडे संडे को पता चलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि लोगों में बीजेपी ने एक उम्मीद जगाई थी और लोगों के सामने उसने अपने को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया है। अब देखने की बात है कि संडे को जब खुलते हैं ईवीएम तो नंबर में कितना जाता है, लेकिन उन्होंने लोगों ने एक उम्मीद जगाने की कोशिश की थी और वो कोशिश सफल कर रही। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी जिस तरह की एक बात है कि यहां केवल एक अनुमान की तस्वीर प्रकट करता है ये सर्वे और तमाम सर्वे का माई एग्जिट पोल, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है जो हमारे साथ एक्सपर्ट कहते हैं कि मूलतः ज्यादा दिन नहीं बल्कि कुछ घंटे बचे। 2 दिन बाद जब रविवार को मिलेंगे तो इससे भी विशाल पैनल हमारे साथ में होगा और फिर आकलन करेंगे कि जो सबसे बड़ा सवाल था इस वक्त में चुनाव पूरे देश में, बाकी के देश में जो प्रतिक्रिया और इन राज्यों में जो प्रचार की आंच थी उसमें किस राजनीतिक दल की जो खिचड़ी पक पाई और वो पूरी तरीके से उनको जीत का फल दे पाई, ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल ये आकलन, ये अनुमान क्या वास्तव में नतीजों में तब्दील होता है, ये तब तक कयास चलते रहेंगे, दावे होते रहेंगे, सब अपनी अपनी मिठाइयां तैयार रखेंगे, देखते हैं कि कौन किसको कहां ये मिठाइयां खिलाता है। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।